नमस्कार। साहित्य के इस वार्षिक श्रद्धांजलि अंक को लेकर हम फिर आपके बीच उपस्थित हैं। आज इस वर्ष यानी 2020 में जो साहित्यकार दिवंगत हुए उन पर हम बातचीत करेंगे और हमारे बीच विशेषज्ञ के तौर पर पधारे हैं, आमंत्रित किया है हमने प्रोफेसर सुधीर प्रताप सिंह जी को। आप चिंतक, साहित्यकार, आलोचक और विषय विशेषज्ञ के तौर पर जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। आपकी स्वलिखित 2 पुस्तकें हैं, प्रसंगवश और पंत जी को केंद्र में रखकर आपने जो अपना विद्यावारिधि का शोध प्रबंध लिखा था उसे ही पुस्तकाकार रूप में छपवाया है। और इसके अतिरिक्त आलोचना पर केंद्रित संपादित इनकी और भी लगभग 12 पुस्तकें हैं। इनमें आपने कविता से लेकर, और ये कहें कि कविता में तो आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक के सभी कवियों को या जो कविता केंद्रित विचारधारा है उसको केंद्र में रखकर लेखन और चिंतन किया है। मैं इस कार्यक्रम में विशेष रूप से आपका आभार प्रकट करती हूँ। जी धन्यवाद रेखा जी। तो सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हमें एक ऐसी साहित्यिक हस्ती मिली जो राजनीति, समाज सेवा और इन सब से जुड़े होने पर भी साहित्य के लिए बहुत समय निकाल सकी। आप जान ही गए होंगे मैं किस हस्ती की बात कर रही हूँ। जी 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 बता सकते हैं कि मृदुला सिन्हा जी के बारे में बात कर रही हैं आप जी। और निश्चित तौर पे उनके बारे में बातचीत करना इसलिए दिलचस्प होगा कि मैंने उनको जितना समझा है और देखा है, मुलाकात भी मेरी रही है कि वो एक ऐसी जो हमारे पास साहित्यिक रचनाकार थी जो राजनीति में पारिवारिक तौर पे भी सक्रिय रही हैं, न केवल व्यक्तिगत तौर पे उनका परिवार भी राजनीति में सक्रिय रहा है और उन्होंने एक सम्मानित दायित्व संभाला है, राज्यपाल रही हैं वो। बावजूद इसके उन्होंने अपना रचना कर्म कभी नहीं छोड़ा और उस रचना कर्म में जिन्होंने जिन विषयों की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान रखा वो था बिहार का लोक। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक छोटे से गांव से उठकर उन्होंने ये बता दिया कि किस तरह व्यक्ति को अगर अवसर मिले, मौका मिले तो वो जड़ों से जुड़कर भी एक दूसरे विहान को भी संपन्न, पुष्पित और पल्लवित कर सकता है। उनकी पुस्तकें आप देखें तो कथा साहित्य, उपन्यास और यात्रा वृत्तांत, लोक साहित्य, और ये कहें कि एक ऐसा प्रचुर साहित्यिक लोक उन्होंने अपने आसपास बसा लिया था। पत्रिकाओं का संपादन भी उन्होंने किया जी जी। जो यथार्थतः समाज का मार्गदर्शन कर सकें, उनको कोई न कोई समस्याओं का हल दे सकें, उनके लिए रोजगार के अवसर खोज सकें, उनकी जो ये कहें कि जीवन की जो कठिनाइयां हैं, विडंबनाएं हैं, उनसे वो पार भी पा सकें। तो उनके रचना कर्म के बारे में हमारे दर्शकों को अगर हम बातचीत करें तो उनके उपन्यास प्रमुख जो रहे हैं जिनसे रूबरू होने का हम लोगों को मौका भी मिला, हमारे विद्यार्थियों को भी और मुझे भी, उसमें जो प्रमुख रहे हैं वो है नई देवयानी, जो मेहंदी के रंग, घरवाद, सीता पुण्य बोली। इसके अलावा उनके कहानी संग्रह बहुत प्रमुख है और मुख्य तौर पे वो जो ज़्यादा चर्चित रही हैं वो कहानीकार के रूप में, ऐसा मैंने पाया है। और कहानी संग्रह में उनके कई हैं, 1-2 से मैं गुजरा हूँ और कुछ उनके बारे में जानकारी की ओर रख पाऊँ, लेकिन उनके जो कहानियों का मूल स्वर है वो हमने पकड़ने की कोशिश बहुत जगहों पे की है। उनकी कहानी संग्रह प्रमुख रूप से रही हैं देखर में छोटे लगे है, 2.5 बीघा जमीन, बिहार की लोक कथाएँ, 2 भागों में है, उसको बिहार की लोक कथाएँ भाग 1 और भाग 2 के रूप में देखते हैं। जीवनी भी उन्होंने लिखा है। जीवनी लिखना आसान नहीं बिल्कुल होता। हाँ, बहुत ही चुनौतीपूर्ण तो कार्य है जीवनी और बल्कि आत्मकथा भी। आत्मकथा में आप स्वानुभव को बहुत ज्यादा व्यक्त करते हैं, लेकिन जीवनी से गुजरना और अपने आप को मूल्यांकित भी उसके साथ साथ करना होता है, तटस्थ रहकर लगभग। तो ये संघर्ष का है काम और किसी भी रचनाकार के लिए ये उसके खुद के लिए चुनौती होता है जी। कि वो जब जीवनी लिख रहा है तो आत्मकथात्मक तत्व कितने आएंगे, ये उससे कितना तटस्थ रहता है, ये लेखन के दौरान उसको चुनौती के रूप में मिलता है और उससे वो सामना करता है। उसके बाद वो रचना आती है और हम लोग उससे रूबरू होते हैं। तो उनके जीवनी में है राजपथ से लोकपथ पर, और ये बहुत मतलब देखा जाए तो स्वर तो राजनीतिक है और अपनी पूरी जीवन गाथा है, लेकिन बहुत जिसको बोलते हैं ना कि मनोयोग से लिखा गया है।
और दूसरा कई नए प्रयोग भी वो लोक को लेकर के करती रहीं, जैसे लेखिका संघ वगैरह से भी वो कई संस्थाओं से जुड़ी हुई थी। एक कार्यक्रम के दौरान उनसे भेंट करने का मौका मिला तो हमने ये देखा कि उन्होंने गोवा के राजभवन में गौपालन भी किया हुआ था। ये भी एक प्रकार का नया प्रयोग है, एक व्यावहारिक प्रयोग है। जो उनका जीवन है उनके रचना से कैसे जुड़ा हुआ है, दोनों को एक साथ देख सकते हैं जी, इस क्रम में कि जैसे आपने बताया कि उन्होंने अपने राजभवन में गौ पालन किया, लेकिन अगर आप देखेंगे तो उनकी रचनाओं में भी ऐसा है। बिहार के लोकगीत, छठ पे गाया जाने वाला गीत, और उनको लेके इसके अलावा जो देखें जाए, जो है छठ गीतों के अलावा अगर देखें कि जो बिहार की संस्कृति है उसको जीवंत बनाती हुई दिखाई पड़ती है अपनी रचनाओं में। मृदुला जी ने जो अपना साहित्यिक योगदान और राजनीति और साहित्य को साथ साथ लेकर चलते हुए अपने जीवन से जो समाज को दिया, वो वाकई में सराहनीय है। मृदुला सिन्हा जी की देखते हैं ये रिकॉर्डिंग। छपरा में आप पैदा हुई 1942 में, उस समय का माहौल कैसा था कि आप इतना पढ़ लिख गई? ऐसा है, माहौल तो बहुत ही, जिसको हम सुनते हैं पढ़ते हैं कि लड़कियों के लिए बहुत अच्छा माहौल नहीं था जी। लेकिन पता नहीं मेरे क्या सौभाग्य था, मेरा जन्म हुआ तो मेरी माँ 40 वर्ष की थी। अच्छा। तो इसलिए उनको बेटी हो जाना, एक बड़ी बेटी की शादी हो जाना, तो उनको मैं रुचिकर नहीं लगी। बच्चा भी होना, उसमें बेटी होना, तो कुछ ऐसा हुआ कि उस समय संयुक्त परिवार होता था, तो दूसरी दादियाँ मुझे पालती पोसती बड़ा करती रहीं। और जैसे ही मुझे ज्ञान हुआ तो मैं सोचती हूँ सब लोग बेटी है ऐसी मैं चर्चा सुनती थी, तो मेरे अंदर भी हीन भावना हो जाती। लेकिन इसलिए नहीं हुई कि पता नहीं क्या था कि मैं संयुक्त परिवार में 11 भाइयों के बाद मेरा जन्म हुआ था। वाह। तो सभी चाचियों के बेटे सब, तो मुझे बहुत प्यार मिला सभी चाचा से सब। पिताजी तो चूँकि वो बड़े दोनों बच्चों को खिला नहीं पाए थे, अपने पिताजी के सामने लोग अपने बच्चों से प्यार नहीं खिलते नहीं थे, इसलिए शायद मुझे बहुत आगे बढ़ाया उन्होंने, और बाल कटवा दिया छोटे छोटे लड़कों की तरह। मैं और बहनों से भिन्न हूँ, यह मेरे मन में उस समय आ गया। फिर मुझे 8 वर्ष की उम्र में छात्रावास में भेजा गया। वो भी तब के लिए नई बात थी। बहुत नई बात थी, अब तक नहीं उस गांव से कोई बेटी गई है जी। तो मुझे सब गांव के लोग पूरे विदा करने आए, और सब मेरी काकी बहुत मेरे माँ को पिताजी को कोसती थी। खैर धीरे धीरे सब हुआ, हॉस्टल में पढ़ी, हारमोनियम सीखा, डांस सीखा, सब कुछ, तो लोगों को अच्छा लगता था। तो मेरा तो बचपन बहुत प्यार में पगा। तो ये था मृदुला जी से साक्षात्कार, और अब अगले साहित्यकार की ओर उन्मुख होते हैं। 3 पीढ़ियां एक साथ दिवंगत हो गईं। डॉक्टर गंगा प्रसाद विमल जी, उनकी पत्रकार पुत्री, उनका पुत्र, तीनों दुर्घटना में श्रीलंका में चल बसे। उनका साहित्यिक अवदान भी बहुत ज़्यादा था। उनके लिए गढ़वाल भवन में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई थी। मैं सच कहूँ कि वैसे इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करना भी बहुत चुनौतीपूर्ण मुझे लगता है, क्योंकि मैं आरंभ से इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई हूँ और जुड़ी रहती हूँ, कि एक ऐसी भावात्मक चुनौती रहती है कि जो न रहें, जो व्यक्ति नहीं रहे हैं, उनके बारे में बात करना, उनकी रचनाओं पर चर्चा करना, एक प्रकार से लगता है कि वो जीवंत हमारे साथ ही हैं। पर वही मैं कहती हूँ कि होने से भी अधिक प्रभावी होता जाता, न होने से उपजा व्यापा ये सुनापन, न होने से उपजा व्यापा ये सुनापन। उनकी कितनी ही सशक्त रचनाएं अपने पास रहती हैं, फिर भी ये लगता है कि चूंकि वो व्यक्ति हमारे समकालीन हैं, इसलिए लगता है कि नहीं, उनका जीवन और लंबा होना चाहिए था। तो विमल जी को तो उनके साहित्य में बहुत जीवंत हम पाते हैं। उनकी कमी सचमुच लगती है, ये भी लगता है कि कैसे ये दुर्घटना हुई, दुर्घटना करने वालों के साथ क्या हुआ, ये सब भी एक सोचनीय विषय। इस पर प्रशासन काम करता ही होगा। हम अपने दर्शकों को ये बताएं कि उनका साहित्यिक अवदान क्या रहा। वो अपने जीवन में भी और अपने साहित्य में भी जो उम्मीद रखते हैं वो आने वाली पीढ़ी पे, इतिहास को पुनर्व्याख्यायित करना उनका उद्देश्य नहीं रहा है। इतिहास के माध्यम से वो युवा से क्या हासिल कर सकते हैं और समाज को उन युवाओं से क्या दिलवा सकते हैं, ये विमल जी के व्यक्तित्व की भी विशेषता और साहित्य की भी। विमल जी को लेके साहित्य जगत में, आलोचना जगत में हमेशा एक दुविधा से है कि उनको क्या ज़्यादा बेहतर माना जाए, कवि, कहानीकार,
क्यों? क्योंकि अकहानी आंदोलन के जनक के रूप में विमल जी चर्चित रहे हैं जी। लेकिन कालांतर में इनकी कविता संग्रह इतनी ज़बरदस्त तरीके से हमारे बीच में उपस्थित होती हैं कि ये सोचने पे विवश कर देते हैं कि विमल जी मूलतः कवि हैं कि कहानीकार हैं। वो 1967 से लिखना शुरू कर देते हैं कविता जी, और 2010 तक उनके कविता संग्रह आती रही लगातार, जिसमें महत्वपूर्ण जैसे उनका जो कह सकते हैं कविता संग्रह का जो टाइटल होता है वो आपको आकर्षित करेगा, इसलिए कि वो मिथक से भी जोड़ेगा, आधुनिकता से भी जोड़ेगा और परंपरा से भी। इस अर्थों में जैसे बोध वृक्ष, ठीक है, तलिस्मा, सन्नाटे से मुठभेड़, अलिखित अधिखत, कुछ तो है, मैं वहां हूं, ये उनकी कविता संग्रहों के नाम हैं। कहानी संग्रह के कई हैं और कुछ लोगों ने बाद में उसको संकलित किया। खुद विमल जी ने भी अपनी कहानियों को बाद में इकट्ठा किया है जो चर्चित कहानियों के नाम से हमारे बीच में हैं। उसके अलावा भी उनके कहानी संग्रह रहे हैं कि कोई शुरुआत, अतीत से कुछ, बाहर ना भीतर, खोई हुई थाती। और ये खोई हुई थाती जब वो बोल रहे होते हैं तो उनके अंदर पूरा जो पहाड़ का जीवन है उपस्थित है जी। और उस पहाड़ के जीवन को दिल्ली जैसे शहर में आकर कैसे खोया है और कैसे उसको बचाए रखना चाहते हैं, दोनों का द्वंद्व दिखाई पड़ता है। उपन्यास उनके 5-6 हैं, जिसमें से 2 बहुत महत्वपूर्ण हैं। नाम तो मैं सबके गिना सकता हूं कि अपने से अलग, कहीं कुछ और, मृगांतक। लेकिन 2 उपन्यास जो उनके बहुत चर्चा में रहे हैं, जिसमें मरीचिका, जिसपे फिल्म बनी हिंदी में भी और तमाम विदेशी भाषाओं में भी, और बरगरिया में जब ये फिल्म के रूप में बनी थी तो उस पर उनको पुरस्कार भी मिला था जी। मानुषखोर में क्या मूल स्वर उनका रहा, हम अपने दर्शकों को बताएं। मानुषखोर अगर देखें तो उसका जो टाइटल है वो किस तरह का दिखाया था कि कौन हो सकता है मानुषखोर, और क्यों उन्होंने मानुषखोर आज के समय में ऐसा जो है एक विषय रखा, उसको टाइटल बनाया। इतने सकारात्मक मानसिकता के व्यक्ति वो थे कि ये इसका शीर्षक पढ़ते हुए ये लगता है कि आखिर क्या ऐसी बात हो गई जो उन्होंने ये शीर्षक रख दिया। लेकिन जब आप उपन्यास से गुजरेंगे जी तो मैं कह सकता हूँ कि ये उपन्यास विमल जी से गुजरना है। इस तरह से कि विमल जी के जो सोच रही है और जो उसमें परिवर्तन आया है 60 के उसके बाद में, जो उनका मोहभंग किस तरह से हो रहा था और समकालीन दौर में वो किस तरह से अपने आप को जोड़ भी रहे थे और तटस्थ भी हो रहे थे, वो दोनों एक साथ दिखाई पड़ता है। और ये मनुष्य केवल मनुष्य को नहीं मान रहा है, मनुष्य को मनुष्य बने रहने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है, वो प्रकृति है, समाज है, सभ्यता है, संस्कृति है, उन सबको भी वो समाप्त करता जा रहा है। इसलिए बोलते हैं कि विकास जितना बड़ा दुश्मन है उससे ज़्यादा दुश्मन मनुष्य ही मनुष्य का होता जा रहा है, क्योंकि विकास तो उन्होंने माध्यम बनाया, चुना, लेकिन विकास क्या इस हद तक जरूरी है कि मनुष्य मनुष्य का दुश्मन हो जाए। इन जो कह सकते हैं चुनौतियों को उन्होंने इस उपन्यास में रचनात्मक दृष्टि से देखा है। मैं भी कहती हूँ कि स्मृतियों से ज्यों ज्यों यादों का कोहरा हटता चला गया, कि स्मृतियों से ज्यों ज्यों यादों का कोहरा हटता चला गया, त्यों त्यों मैंने ही मुझको कई कई भिन्न भिन्न रूपों में देखा। जी जी रेखा जी, बढ़िया पंक्ति है ये। सुधीर जी, गंगा प्रसाद विमल जी की कई स्टूडियो रिकॉर्डिंग्स हमने की, आइए देखते हैं उसके ये संपादित अंश। शुरू में किसी समझिए कि आंतरिक दबाव से सोचा भाषाएं सीख लूं, पहले भारतीय भाषाएं सीखने की चेष्टा की जी। मैं कुछ दिन उस्मानिया विश्वविद्यालय में पढ़ा, मैंने सोचा तेलुगु सीख लेता हूं, तो उसे फिर मैं बंगाली, मेरे बहुत दोस्त हैं, मैं उनसे बांग्ला सीखने के लिए उद्यत हुआ, वो मुझे बच्चों के द्वारा सीख गया, छोटे बच्चों के साथ रहता था, थोड़ी काम चलाओ भाषा सीख गया। लेकिन फिर मैं जब थोड़ा जागृत हुआ तो मैंने सोचा अब भाषाएं सीखनी चाहिए। जितनी मैंने भाषा सीखी उससे मैं थोड़ा बहुत अपना काम चलाने लगा। और सबसे बड़ी सुविधा ये है कि अनुवादक के लिए एक ही भाषा से काम नहीं चलता, आपको 2-3 भाषाएं सीख, एक भाषा में अगर कहीं कमजोरी आ गई तो दूसरी भाषा से उसका जो इंटरप्रेटिव एक टेक्स्ट है वो पढ़ करके थोड़ा और फिर उसे किया जाए। पर ये चीज़ें केवल सीमित हैं क्रिएटिव राइटिंग के ट्रांसलेशन के लिए। टेक्निकल राइटिंग के ट्रांसलेशन के लिए भाषा में पूरी पांडित्य और पारंगत होना बहुत ज़रूरी है। हमने पहाड़ के ही एक और महत्वपूर्ण कवि को हाल ही में खोया, मंगलेश डबराल जी को। जी हाँ, वो भी वहीं के थे। हाँ, और उनकी रचनाओं में भी आप देखिए कि भले ही उनकी रचनाएं अतुकांत भी रही हों, छंदमुक्त भी रही हों, फिर भी
छंद कविता के प्रति उनका बहुत सम्मान था। वो जानते थे कि इनको लिखना भी आसान नहीं होता। जो शास्त्रीयता है, जो कविता का या जो गेयता का जो गूढ़पन है, या जो दर्शकों पर असर होता है। और एक बात की जो कह सकते हैं कि संगीत के बहुत जानकार थे। हाँ, और कई संगीतकारों पे उन्होंने कविताएं भी लिखी है और कविताएं लिखी हैं, रागों पे उन्होंने काम किया है और ख्याल पे उन्होंने बहुत सारी चीज़ लिखा है। एक लेखक जब चिंतक होने के साथ साथ तकनीक संपन्न भी होता है या हो जाता है, तो एक ये कहते हैं कि अतिरिक्त पंख भी लग जाते हैं अपनी विचारशीलता, संवेदना सबको संप्रेषित करने के। ये बहुत सकारात्मक अर्थों में मैं कह रही हूँ। और इधर वो लगातार अपने जो सोशल मीडिया के माध्यम से अपने दर्शकों, अपने पाठकों से जुड़े हुए थे। बिल्कुल। और कई बार हमारी जब भेंट हुई है तो शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि हमने कविता पर बात ना की हो, क्योंकि शास्त्रीयता से संबंधित जो पक्ष आपने कहा है, तो वो ये कहते थे कि और कविताएं कैसी चली। तो हम कहते थे साल में हम तो 4-5 कविताएं ही लिख पाते हैं। तो कहते हैं हाँ, ज़रूर गेय कविताएं होंगी, क्योंकि वो स्वयं ये जानते थे कि कविता को लय, धुन इत्यादि सब में बांध कर लिखना और उसकी प्रस्तुति कितनी मुश्किल होती है। मैं ये कहना चाहूँगी कि उनकी जो घर की जो शिद्दत से तलाश कविताओं में जो रहती है, उसके बारे में मैं यही कहूँगी कि घर तो केवल घर होता है, ख्वाबों का बिस्तर होता है, हर कोई हो जाता नन्हा, तन्हा भी न रहता तन्हा, सागर अंजुरे भर होता है, घर तो केवल घर होता है। मंगलेश जी की भी बहुत सी रिकॉर्डिंग्स हमारे अभिलेखागार में उपस्थित हैं। आइए उनकी एक रिकॉर्डिंग का ये भाग हम देखते हैं। जी जो कविता तब हम लोगों के लिए उसी तरह की कोई चीज़ थी कि जो इसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता और हमारे बिना जिसका काम नहीं चल सकता। तो मेरे ख्याल से लेकिन भूमिका के बदलने की बात जो आप कर रहे हैं, तो कविता की भूमिका तो कविता की ही तरह रहेगी हर समय में, वो मनुष्य के साथ ही रहेगी। तो जैसे कई चिड़ियाँ होती हैं वो मनुष्य की आबादी में रहती हैं, उसी तरह कविता भी जो है वो मनुष्य का साथ कभी नहीं छोड़ती है। तो ये सही है कि समाज बदला है और समाज में बहुत से बदलाव आए हैं, और आज तो इतने अधिक बदलाव आ रहे हैं कि यथार्थ बहुत तेज़ी से बदल रहा है, वो रोज़ ही प्रति घंटे बदल रहा है और इतनी तेज़ी से भाग रहा है कि उसका पीछा करना कम से कम भाषा के लिए और कविता की भाषा के लिए तो बहुत मुश्किल हो गया है। हो सकता है गद्य की भाषा उसका पीछा कर रही हो, उसको दर्ज कर रही हो, क्योंकि गद्य जो है वो जीवन के संग्राम की भाषा कहा जाता है कि गद्य जीवन के संग्राम की भाषा है। तो हो सकता है कि इस आपाधापी में, इस घमासान में गद्य उसका पीछा कर पा रहा हो, लेकिन काव्य भाषा के लिए उसका पीछा करना जितना मुश्किल होता जा रहा है उतना ही ज़रूरी उतना ही ज़रूरी हो गया है। तो ये भूमिका मुझे लगता है कि इस अर्थ में बदल रही है कि कविता को अब शायद एक नई तात्कालिकता की ज़रूरत है, उसे बहुत रोज़मर्रा के जीवन उपस्थित होना है। मंगलेश जी की रिकॉर्डिंग से संबंधित इस भाग का अवलोकन किया और अब हम अगले साहित्यकार की ओर उन्मुख होते हैं। कृष्ण बलदेव वैद्य जी, उनका भी साहित्यिक अवदान सुधीर जी हम देखें तो लगता है कि उन्होंने इतना काम किया और अनथक रूप से काम किया। वो भीड़ से अलग चलने वाले हैं जी। और ये भीड़ से अलग मैं बोल रहा हूँ, मतलब जो साहित्य की दुनिया है और साहित्य में जो रचा बसा जा रहा है, जो समय के साथ साहित्य के केंद्रीय सुर हो जाता है, वो उससे अलग भी रहते हैं। एक और बात जो है मैं देखता हूँ वैद्य जी में कि वो उनकी जो रचाव है साहित्य का, जो कहानी का या उपन्यास का, उसमें संवाद बहुत लंबे हैं और तत्सम प्रधान है। इस तरह कह सकते हैं कि उनका लेखन चिर विस्थापित लेखकों की तर्कप्रियता का भाष्य है, या कह सकते हैं कि अन्यों के लिए जो असुविधाजनक है, रहस्यमय है, वो स्वयं के लेखक के लिए आत्मीय है, जान पहचान वाला है, अंतरज्ञ है, भाष्य है, सुपरिचित है और उनके लिए बहुत ही रसदायी है। कि अगर हम नाम उनके लिए, उपन्यास का नाम वैद्य जी के, तो उनके उपन्यास का नाम है उसका बचपन, नर नारी, दूसरा ना कोई, बिमल उर्फ जाएं तो जाएं कहाँ। ये बहुत विवादित और चर्चित दोनों रहा है।
इसको लेके उनके ऊपर बहुत सारे आरोप भी लगे हैं, लेकिन जरूर पढ़ा जाना चाहिए जो है वैद्य जी को किस तरह से। काव्य संग्रह भी उनका एक है जी, जो मैंने देखा है, हो सकता है इससे ज़्यादा हो, मेरी जानकारी में एक है। हाँ, चलन विवियों का द्वीप। अब ये जो टाइटल है देखिए, मतलब ऐसा कहने के तो अपने आप में एक विवाद खड़ा करता है, लेकिन मैंने बोला है कि वैद्य जी को पढ़ना है तो उनके जो परंपरा से जो हटके जो चलन है, जो शब्दावली है, उससे अलग वो लिखाई पड़ते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि जिस तरीके से जो विज्ञापन या विज्ञापनी शैली जीवन में प्रवेश करती जा रही है, तो अपने पाठकों को आकर्षित करने के लिए, दर्शकों को आकर्षित करने के लिए, जैसे मसाला फिल्में होती हैं, उस तरीके से भी कभी कभी नाम दे दिए जाते हैं, पर रचनाशीलता में कमी नहीं है। यही मैं बात कहना चाह रही थी। कहानी संग्रह उनके हैं, अगर आप उनका भी कुछ जिक्र यहाँ कर देना जरूरी समझता हूँ मैं जी, कि खाली किताब का जादू, प्रवास गंगा, बीच का दरवाजा, आलाप, अंत का उजाला, नाटक भी उनके हैं, पत्रकारिता के बारे में आप चर्चा कर ही चुकी हैं। इस तरह से बहुत जो है सारी विधाओं के वो एक साथ रचनाकार रहे हैं। कृष्ण बलदेव जी की कुछ रिकॉर्डिंग्स हमारे पास उपलब्ध हैं, आइए देखते हैं उसका एक अंश। मैं उर्दू से हिंदी में आया हूँ। शुरू की कुछ कहानियाँ मैंने उर्दू में ही लिखी थी और मैंने ये फ़ैसला बहुत पहले कर लिया कि शायद मुझे हिंदी में लिखना चाहिए, क्योंकि उर्दू में उन दिनों पार्टीशन के फ़ौरन बाद के 2-3 सालों में और भी ज़्यादा बदनज़मी थी, अब भी है। और गलत हो या सही हो, ये फ़ैसला मैंने किया, लेकिन इस फ़ैसले के साथ मैंने ये भी किया कि जो मेरा उर्दू में, फ़ारसी में, दोनों ज़ुबानों में जो मेरी पैठ है या पकड़ है, उसको मैं ज़ाया नहीं होने दूंगा। उससे मैं अपनी हिंदी का दरवाज़ा उर्दू के लिए बिल्कुल खुला रखूँगा। इसलिए नहीं कि मैं उर्दू पे एहसान कर रहा हूँ, बल्कि इसलिए कि मुझे इन दोनों ज़ुबानों से यानी ताकत मिलेगी और मेरे स्टाइल में इनका अगर सम्मिश्रण हो जाए तो मेरी ज़ुबान के लिए अच्छा होगा, मेरी हिंदी के लिए भी अच्छा होगा और मेरी अपनी ज़ुबान के लिए भी अच्छा होगा। और मैं समझता हूँ कि वो मैं कर सका हूँ। कृष्ण बलदेव वैद्य जी की इस रिकॉर्डिंग के पश्चात सुधीर जी, हम अगले साहित्यकार के और उन्मुख होते हैं, उनके रचना धर्मिता पर बातचीत करते हैं। जी जरूर। हमारे साहित्यकारों में हरमन चौहान जी नहीं रहे, आप व्यंग्यकार और कहानीकार रहे। आपने राजस्थानी में भी बहुत सारा लेखन किया। आपने विशेष रूप से अपनी जो मूल भाषा है या ये कहें मातृभाषा है, उससे अपना साथ बना करके रखा। कई बार ऐसा मैं देखती हूँ, कई बार जब कोई कार्यक्रम देखती हूँ या कुछ भी देखती हूँ, तो अपनी आंचलिक भाषा या बोली से लोग सीधे अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं पर आ जाते हैं। बीच में हिंदी का स्थान है वो कहीं थोड़ा सा पीछे हट जाता है। पर हरमन चौहान जी ने राजस्थानी के साथ साथ अपने लेखन को हिंदी में भी काफ़ी लिखा है, और ये कहूँ बल्कि कि अपने को जनजीवन से बहुत ही सहजता से जोड़े हुए रखा है। इनकी रचनाओं के बारे में आइए बात करते हैं मदन कश्यप जी से। हरमन चौहान उदयपुर में रहते थे और वो वही आसपास के किसी राजस्थान के ही रहने वाले थे। उन्होंने हिंदी के साथ साथ राजस्थानी में भी प्रचुर लेखन किया है। हिंदी में वो हास्य व्यंग की कविताएं, नाटक भी हास्य व्यंग का एक लिखा उन्होंने। और वो उनकी विशेषता ये थी कि कई बार वो शुद्ध हास्य जो है, जिसकी परंपरा ख़त्म हो चुकी है प्रायः हिंदी में, वो शुद्ध हास्य के भी वो कवि थे अपनी तरह से। और राजस्थानी में तो बहुत ही महत्वपूर्ण थे। मिजाज भी उनका वैसा ही था, वो हंसी वाला, खुश मिजाज, हंसी खुशी मौज वाले मिजाज वाले आदमी रहे। सुधीर जी, हरमन चौहान जी के बारे में, उनकी रचनात्मकता के बारे में बता रहे थे हमारे साथी मदन कश्यप जी। और हम ये देखें कि इस बीच हमारी कवयित्री, लेखिका उर्मिल सत्यभूषण जी नहीं रहीं। उर्मिल सत्यभूषण जी पर हमने श्रद्धांजलि कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया था, और
उनका एक कवि सम्मेलन जो उनके निधन से कुछ समय पूर्व हमने रिकॉर्ड किया था, आइए देखते हैं उसके ये संपादित अंश। कार्य के संकल्प हैं, नारे नहीं हैं हम। कार्य के संकल्प हैं, नारे नहीं हैं हम। देख लो इस वक्त से हारे नहीं हैं हम। वाह वाह वाह। कार्य के संकल्प हैं, नारे नहीं हैं हम। देख लो इस वक्त से हारे नहीं हैं हम। गर्दिशों में भी उमंग ने साथ ना छोड़ा। गर्दिशों में भी उमंग ने साथ ना छोड़ा। तिमिर ने घेरा तो है पर नहीं तोड़ा। क्या बात है। तिमिर ने घेरा तो है पर नहीं तोड़ा। आस्था के दीप हैं, तारे नहीं हैं हम। क्या बात। देख लो इस वक्त से हारे नहीं हैं हम। बहुत अच्छा। कार्य के संकल्प हैं, नारे नहीं हैं हम। तो सुधीर जी, ये श्रद्धांजलि हमने समर्पित की उर्मिल सत्यभूषण जी को। और आप ये देखें कि मंच के जो कवि हैं वे भी हमारे बीच में नहीं रहे। उनमें राहत इंदौरी जी, जो देखिए जब कोई कवि मंच से जुड़ता है और उसकी प्रस्तुति लाजवाब होती है, वो हजारों लाखों दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। और पढ़ते पढ़ते गुनते गुनते एक ऐसा, जो मैं कहती हूँ कि कविताओं की फिलॉसफी भी आ जाती है कि लोग उनको पढ़ना भी बहुत पसंद करते हैं। राहत इंदौरी जी की क्षति ये कहें कि बल्कि उनका इस दुनिया से जाना हमारे जो विशेष रूप से मंच की जो दृष्टि है, या जो मंच के जो दर्शक श्रोता पाठक हैं, उनके लिए भी अपूर्णीय है। बड़ा ही आत्मविश्वासपूर्ण उनका काव्यांश है कि मैं सूरज को, या जो लोग टूट गए हैं उनको भी मैं जोड़ लूँगा। वो अक्सर जब भी उनकी चर्चा होती है तो लोग उसके बारे में बात करते हैं, या ये कहेंगे कि उनसे भी कहा करते थे कि राहत जी ये सुना दीजिए, वो शेर तो हमें सुनना ही है, वो पंक्तियां तो हमें चाहिए। कहीं अकेले में मिलकर, कहीं अकेले में मिलकर झिंझोड़ दूंगा उसे, कहीं अकेले में मिलकर झिंझोड़ दूंगा उसे। और जहां जहां से वह टूटा है, जहां जहां से वह टूटा है, जोड़ दूंगा उसे, कहीं अकेले में कर झिंझोड़ दूंगा उसे। अरे इसकी अगली पंक्ति इसकी बहुत जो है जबरदस्त है, और ये मेरा पसंदीदा शेर है उनका। अच्छा। मैं भी इसको पसंद किया और कई बार मैंने इसको नोट भी करके रखा है। जरूर उसकी अगली पंक्ति बहुत, जो होता ना एक कवि का आत्मविश्वास जी, वो उसमें दिखता है। वो अगली पंक्ति के रूप में बोलते हैं कि पसीने बांटता फिरता है हर तरफ सूरज। पसीने बांटता फिरता है हर तरफ सूरज। कभी जो हाथ लगा तो, कभी जो हाथ लगा तो निचोड़ दूंगा उसे। वाह वाह वाह। उसी में बोलते हैं कि मजा चखा के ही माना हूँ मैं भी दुनिया को, मजा चखा के ही माना हूँ मैं भी दुनिया को, समझ रही थी कि ऐसे ही छोड़ दूंगा उसे। वाह 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 वाह। कहीं अकेले में मिलकर झिंझोड़ दूंगा उसे। हमने एक रिकॉर्डिंग उनके दर्शकों के लिए चुनी है, जो हमारे अब सेवानिवृत्त सहकर्मी ने की थी। आइए देखते हैं उसका ये महत्वपूर्ण भाग। आसमां अपने घराने में रखा जाता है। आसमां अपने घराने में रखा जाता है, और हमें आखिरी खाने में रखा जाता है। खुद को आंखों में सजाए हुए निकला ना करो। खुद को आंखों में सजाए हुए निकला ना करो। कीमती माल खजाने में रखा जाता है। अर्ज क्या है कि हम अपने आंसुओं को चुन रहे हैं। हम अपने आंसुओं को चुन रहे हैं। हम अपने आंसुओं को चुन रहे हैं। सितारे किस लिए जल भुन रहे हैं। हम अपने आंसुओं को चुन रहे हैं। सितारे किस लिए जल भुन रहे हैं। कभी उसका तबस्सुम छू गया था, उजाले आज तक सर धुन रहे हैं। तो आप अभी देख रहे थे, सुन रहे थे राहत इंदौरी जी को। और इसी क्रम में एक बहुत ही दिलचस्प बात आपको लगेगी। सर्वेश चंदासवी जी, आप चंदासी से रहे, इसीलिए चंदासवी लिखते रहे। आपने एक बहुत ही अजीब सा ख्याल लग सकता है किसी को, पर वो अजीब नहीं है।
कि 2016 में 2016 अगर चला तो 16 पुस्तकें लिखूंगा, 2017 में 17 पुस्तकें लिखूंगा, इस तरीके से एक निश्चय कर पाना बहुत कठिन किया, है। उसको संकल्प के रूप में जिया भी और उस तरह के संकलन निकाले भी। और 2020 में फिर चूंकि वो नहीं रहे तो उनके परिजनों ने उनके जो 20 संकलन जिसमें से काफ़ी कुछ वो तैयार कर चुके थे तो उन्हें प्रकाशित किया और शीघ्र ही उसके विमोचन की उन्होंने तैयारी भी की। सर्वेश जी को हमने कई बार रिकॉर्ड किया। आइए उन्हीं को देखते हैं और सुनते हैं हमारे इस कवि सम्मेलन के माध्यम से। धड़कनों का साज देती रह गई, धड़कनों का साज देती रह गई, हर नया अंदाज देती रह गई, हर नया अंदाज देती रह गई। वक्त का रथ रुक नहीं पाया कहीं, वक्त का रथ रुक नहीं पाया कहीं, जिंदगी आवाज देती रह गई। अरे वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो ये श्रद्धांजलि हमने सर्वेश चंदोस्वी जी को समर्पित की। और सुधीर जी, अब हम फिर हमारे साहित्यकारों की ओर उन्मुख होते हैं। आपने देखा कि मंच का एक जादू, एक तिलिस्म, एक असर जो कविताओं को पढ़ने के साथ साथ श्रवण की दुनिया से जोड़ता है, सुनने की दुनिया से, देखने की दुनिया से, और एक आर्थिक समृद्धि के तौर पर भी उसको देखें तो उससे भी जोड़ता है। और पूरी दुनिया में इस कविता का जो सम्मोहन है ये आज भी बरकरार है। और ये संस्कृत, हिंदी या जो भारतीय भाषाएं हैं उनकी ताकत है, अक्षुण्ण संपदा है, बौद्धिक धरोहर है, विरासत है। और मुझे लगता है कि जब तक सृष्टि रहेगी, ये दुनिया रहेगी, उसको ये काव्य सम्मोहन आलोड़ित विलोड़ित करता रहेगा, ऐसा मेरा अनुमान है। जी। तो अब हम उन्मुख होते हैं। अब किस साहित्यकार की चर्चा करना आप पसंद करेंगे? आपने अभी चंदौरी की बात की है तो मैं चाहूँगा कि इस क्रम में हमारे जो है गुलजार दहलवी की भी बातचीत कर ली जाए। एक रचनाकार वो कर रहा है कि उन्होंने अपने बारे में अपने स्थान को भी जोड़ के रखा है। आनंद मोहन जुत्सी जी नामक व्यक्ति जो है अपने असली नाम से ज़्यादा अपने काव्य नाम या जो ये कहें कि उसके माध्यम से जाने जाते रहे। कई कविताओं या काव्य समारोहों का उन्होंने उद्घाटन किया, शुभारंभ किया। और उनकी अभी ये कहें कि बल्कि जो गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस पर जो समारोह होते हैं उनमें उन्हें हमने रिकॉर्ड किया तो वो कहने लगे, भाई आप लोग इतनी सेवा करते हैं उसके बारे में मैं ज़रूर बात करूँगा। और हमने उनकी रिकॉर्डिंग की। आइए दर्शकों को और आपको उस रिकॉर्डिंग से रूबरू दुबदू करवाते हैं। जी। मजमून है गोहर, फिक्र जवां है मेरी, कौसर में धुली तर्ज बयां है मेरी। दिल्ली जिसे कहते हैं वतन है मेरा, उर्दू जिसे कहते हैं ज़बां है मेरी। तारीख़ वतन हुस्न वफ़ा है उर्दू, हर ज़र्रे पे भारत के फ़िदा है उर्दू। आज़ादी की तहरीक पे डालो तो नज़र, खुल जाएगा ये राज के क्या है उर्दू। तो ये थे आनंद मोहन जुत्सी, गुलजार दहलवी जी, जिन्होंने अपना वो मुकाम बनाया कि शायरी और शायर दोनों ही परस्पर पूरक से हो गए। जो गीता, बाइबल, कुरान के साथ साथ संस्कृत साहित्य को बहुत ठीक से पढ़ रखा था और लिखते उर्दू में थे। जी। तो ये एक अजीब सा कि उन्होंने गीता भी पढ़ा, कुरान भी पढ़ा, बाइबल भी पढ़ा और संस्कृत को बहुत ठीक से पढ़ा और पूरा लेखन उन्होंने अपना उर्दू में किया है। जी। और ये हमारे जो होता है ना भारतीय साहित्य को बहुत समृद्ध करता है। इसलिए उनकी रचनाएं जो हैं वो हमको चुनौती भी देती हैं और स्वीकार करने का सामर्थ्य भी। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि भाषा जो है बहुत बड़ी संपदा है इस सृष्टि की। आप ये देखिए कि और जो केवल वैज्ञानिकता पर केंद्रित रहते हैं उनको ये जानने, बूझने और समझने के लिए भी धरातल प्रस्तुत करती है कि कब लोग मिले होंगे, कब कैसे ये भाषाएं परस्पर आदान प्रदान और संप्रेषण का कारण और माध्यम और हिस्सा बनी होंगी। ये आज के जैसे त्वरित माध्यम आ गए हैं, इनके बिना कितना मुश्किल रहा होगा। जी, निश्चित तौर पे। इसलिए कई बार जब भाषा जैसी ताकत, भाषा जैसी संपदा
हमारे हाथ से जब छिनती है या मुख से लोग बोलना, हाथ से लिखना कम कर देते हैं तो ये बड़ी खेदजनक बात हो जाती है। इसीलिए लेखन, साहित्य और ये जो हमारे तमाम अभिव्यक्ति के माध्यम हैं, ये बताते हैं कि किस तरह इंसान के लिए जो आंतरिक जगत है उसका महत्व भी इस बाहरी लकदक और इसकी तमाम उपलब्धियों के साथ साथ भीतरी जो हमारी बौद्धिक संपदा है वो भी कितनी महत्वपूर्ण, अनिवार्य और अविच्छिन्न है। जी, अब हम किस साहित्यकार पे बात करें? हम बातचीत अभी दो जो मुझे याद आ रहे हैं, और एक तो है विष्णुचंद्र शर्मा जी। ये जितने ज़बरदस्त साहित्यकार हैं उतने ही ज़्यादा जो है क्या करते हैं, विवादों के बीच में भी रहे हैं अपने व्यक्तित्व के कारण। लेकिन होता नहीं कि एक व्यक्तित्व और कृतित्व के बीच में जो एक श्रोता और पाठक को जो सामंजस्य खोजना है उसमें हम लोग आते हैं जी। और इस क्रम में मैंने उनको पढ़ा है। और हमारे एक मित्र ने उन पर एक लेख लिखा था संस्मरण, जिसका नाम था प्रमोद तिवारी हैं, गुजरात में है, वो पढ़ा है भी, बोले कि ब्राह्मण समाज में जो अछूत, वो बाद में छपा भी। क्यों ऐसा कहा गया, ये उनके रचना धर्मिता से हम देख सकते हैं। उनके कविता संग्रह भी है, में एक तो है कि अव्वल तो मैं सनद हूँ, एक है यात्रा में कविताएं। विष्णुचंद्र शर्मा जी के बारे में इस तरह से भी हम बात कर सकते हैं कि वो संपूर्णानंद जी के साथ राजनीति में भी सक्रिय रहे। इसके अलावा उन्होंने एक जो पत्रिका निकाला उनके साथ में ही, सर्वनाम पत्रिका है, सर्वनाम निकाला। इसके अलावा उन्होंने लिखा था जात पात तोड़क, पत्रिका का नाम है, बहुत कम लोग उसको जानते हैं, जात पात तोड़क। सर्वनाम से तो चर्चित ही रहे हैं, उस सर्वनाम को तो सब लोग जानते हैं। कविता संग्रह बहुत सारे हैं, उसमें अकेला मैं फिरूंगा, मैं और संगीत, दोपहर दो चित्र, देखना देश को, पहाड़ की डायरी, ये सब उनके हैं, तमाम रचनाएं उनके हैं। जो जिनके कारण मैं विष्णु जी से जुड़ा और जिनके कारण उनको पढ़ा, वो थे 3 लोग जिन पे उनके जिन्होंने उस पर काम किया। गालिब और निराला, मेरा काव्य अनुमान शीर्षक से उन्होंने एक जो किताब किया उस पे। इसके अलावा उन्होंने मुक्तिबोध पे किया, शमशेर बहादुर सिंह पे किया, राहुल सांकृत्यायन पे काम किया। और ये बहुत ही सारगर्भित और उपादेय है। अगर आज हमको निराला को फिर से पढ़ना है, हमको राहुल जी के बारे में जानना है, तो मुझे नहीं लगता है कि विष्णु जी को छोड़ के काम किया जाना चाहिए। विष्णुचंद्र शर्मा जी के बारे में मदन कश्यप जी से भी थोड़ी सी बातचीत और संवाद करते हैं। हिंदी के जो वरिष्ठ लेखक, वरिष्ठतम पीढ़ी के लेखक रहे, उसमें विष्णुचंद्र शर्मा थे। और विष्णुचंद्र शर्मा जी का दुर्भाग्य से, हालांकि उनकी उम्र भी हो चुकी थी, लेकिन कोरोना के कारण ही उनका निधन हुआ। तो कोरोना ने जिन महत्वपूर्ण लेखकों को हमारे बीच से विदा किया है, उसमें विष्णुचंद्र शर्मा रहे। विष्णुचंद्र शर्मा 50 के दशक में 57-58 में 1957-58 में कवि नाम की एक पत्रिका निकालते थे और उसी समय से वो चर्चित हुए थे। उससे लेकर अब तक आखिरी दिनों में उन्होंने सर्वनाम नामक एक अच्छी पत्रिका का संपादन किया। तो उस समय से अब तक एक प्रतिबद्ध कवि के रूप में और एक विचारक के रूप में उनकी ख्याति रही है। अब दुर्भाग्य से वो हमारे बीच नहीं रहे। मदन कश्यप जी, खगेंद्र जी का अपना ही एक योगदान है, आप हमारे दर्शकों को, श्रोताओं को उनके योगदान पर प्रकाश डालिए। खगेंद्र जी का निधन कोरोना काल के ठीक पहले हुआ था और उनका जो निधन हुआ 13 जनवरी को। वो हिंदी के एक महत्वपूर्ण आलोचक थे, एक कवि भी थे और उनकी कुछ किताबें आलोचना का वर्तमान और तमाम चीज़ें ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें रही हैं। और फिर एक कविता संग्रह उनका जो आया था आखिरी दिनों में, रक्त कमल परती पर, वह भी एक महत्वपूर्ण संग्रह था। मैंने उस संग्रह के बारे में भी लिखा भी है और उन चीज़ों के बारे में। तो खगेंद्र जी की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि वे वैचारिक रूप से बहुत ही संपन्न और प्रतिबद्ध लेखक थे और अपनी रचना में उन्होंने समाज और मनुष्य से जुड़े हुए लेखन का बहुत सुंदर और अच्छा विश्लेषण किया है। और एक मनुष्य के रूप में, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में
कुछ दिनों तक वो राजनीति में भी सक्रिय रहे, तो एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में भी उनका जो योगदान है वो बहुत ही अतुलनीय है। हमारे पाखी के संपादक, उनका इस युवावस्था में ही मैं कहूँगी, यानी बहुत जल्दी चले जाना सचमुच दुख का हेतु है। प्रेम भारद्वाज जी, आप ये देखें कि हमें केदार जी के श्रद्धांजलि सभा में हमने उनसे विचार भी लिए, और कोई भी विषय हो काफ़ी सुपठित, और ये कहें कि जो एकदम शीघ्रता से किसी विषय पर अपनी जानकारी रखते हों और उसे व्यक्त भी कर देते हों, ये गुण प्रेम जी में बहुत आसानी से मिल जाता। जी, प्रेम जी जो है कह सकते हैं कि पाखी पत्रिका के माध्यम से समकालीन विमर्शकार और लेखकों को एक मंच प्रदान किया उन्होंने जी, जिससे साहित्य में जो कलम का नाम भी है वही, साहित्य में वाद विवाद संवाद की परंपरा समृद्ध हुई। अगर आप पाखी में देखेंगे तो एक कॉलम रहा है वाद विवाद संवाद जी, ये उनका बहुत अक्षुण्ण योगदान है। समकालीन यथार्थ बोध से लैस इनकी रचनाएं मानवीय विडंबना को बहुत गहरे से रेखांकित करती हैं जी, और वर्तमान समाज की विसंगतियों को भी बहुत बारीक तरीके से बुनती हैं, उनको दिखाती हैं, दर्शाती हैं। तो वो एक पत्रकार के रूप में ज़्यादा चर्चित रहे हैं, लेकिन उन्होंने इन नामोर सिंह पे, ज्ञान रंजन पे, विनोद कुमार शुक्ल पे विशेषांक निकाला है और उस पर अपनी संपादकीय टिप्पणी में बहुत मनीखेज टिप्पणी की है, और उसमें उन्होंने वर्तमान समाज की विसंगतियों को किस तरह से विनोद कुमार शुक्ल जी ने पकड़ा है, ज्ञान रंजन कैसे देखते हैं, उन सबको लेके उन्होंने आलोचनात्मक टिप्पणी भी की है और वो बहुत प्रासंगिक है। तो वो कह सकते हैं प्रेम भारद्वाज जी केवल पत्रकार के रूप में ही नहीं, संपादक के रूप में और साहित्य के टीकाकार, मतलब टिप्पणीकार शब्द गलत कहेंगे, टिप्पणीकार के रूप में भी वो बहुत जबरदस्त सफल रहे हैं और बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणियां उनकी हैं। हाल ही में पाखी ने उन पर भी विशेषांक निकाला है। जी बिल्कुल आ गया, और कई विशेषांक जो पाखी के ऐसे हैं जो सचमुच शोधार्थियों के लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकते हैं, मददगार सिद्ध हो सकते हैं। प्रेम भारद्वाज जी ने केदारनाथ सिंह जी की श्रद्धांजलि सभा में अपने विचार व्यक्त किए थे। आइए उन्हें प्रत्यक्षतः उन्हीं से सुनते हैं। केदारनाथ सिंह जी पिछले 6-7 दशक से हिंदी कविता के केंद्र में थे, और मुझे लगता है कि हिंदी कविता की जो लीक बनाई और जिस लीक पे बहुत से कवि चलते रहे, तो इनकी लीक पे सबसे ज़्यादा लोग चले हैं, इनको मुझे पसंद करते थे। सुषमा बेदी जी अपने इसी देश में पैदा हुई, पली बढ़ी, और अमेरिका में उन्होंने और भी कई देशों में भी वो रहीं। उन्होंने अपने लेखन से, कथाओं के माध्यम से, लेखों के माध्यम से इस दुनिया को काफ़ी समृद्ध किया, लेखन जगत को बहुत संपन्न किया। उनके बारे में बातचीत करते हैं विशेषज्ञ, साहित्यकार और हिंदी की प्राध्यापिका डॉक्टर रेखा सेठी जी से, जिनके साथ पिछले वर्ष हमने इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया था। सुषमा बेदी जी के विषय में बहुत सी बातें एक साथ याद आ रही हैं। उनका एक लंबा जीवन प्रवास में बीता, जिसमें पहले वो बेल्जियम गई, यूरोप के देशों में रहीं, वहाँ के सांस्कृतिक जीवन पर उन्होंने हिंदुस्तान के अखबारों में लिखा। फिर उसके बाद अमरीकी प्रवास में वो वहाँ प्राध्यापिका भी रहीं, वहाँ के युवाओं से उनका लगातार संपर्क बना रहा। कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ाया और भी कई विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में वहाँ पढ़ाती रहीं न्यूयॉर्क में। लेकिन उनकी एक ख़ास पहचान उनके लेखन से बनी। उनके लेखन में जो पात्र रहे, उनमें भारत से जो लोग अमेरिका जाकर बस गए थे और जिस तरह से अपने देश को और नई परिस्थिति को आत्मसात कर रहे थे, उसके भीतर का जो द्वंद्व था वो बार बार उनके साहित्य में अभिव्यक्त होता रहा। उनका सबसे पहला उपन्यास 1979 में हवन शीर्षक से प्रकाशित हुआ। इसमें भी भारतीय और अमेरिकी जीवन पद्धति का द्वंद्व था, और ये इस उपन्यास को इतनी लोकप्रियता मिली
कि फिर उसका अंग्रेज़ी में अनुवाद हुआ। कॉमनवेल्थ साहित्य उत्सव में उसे एक विशेष कैटेगरी प्रवासी लेखन के तौर पर सम्मिलित किया गया उस अनुवाद को। लेकिन सुषम जी की जो बात खास ध्यान आती है वो ये है कि उन्होंने कहा कि मेरा अभीप्सित नहीं है प्रवासी साहित्य होना, मुझे अमरीकी साहित्यकार के रूप में पहचाना जाए, ये मेरा अभीप्सित नहीं है। मैं वहाँ की तो भाषा भी हिंदी नहीं है, तो मैं उस लेखन की प्रतिनिधि कैसे बनूंगी? मैं तो भारतीय हूँ, भारतीय दृष्टि से सोचती हूँ, और वही भारतीय लेखक होना, भारतीय साहित्य की मुख्यधारा में शामिल होना ही मेरी आकांक्षा है। तो इस तरह से सुषम जी पहले इस तरह हमेशा ये सोचती रही, अपनी भारतीयता की पहचान से जुड़ी रहीं, लेकिन साथ ही बाद में उन्होंने प्रवासी साहित्य को दोहरी संवेदनाओं की मिलन भूमि के रूप में व्याख्यायित किया। अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले ही एक लंबा इंटरव्यू मैंने उनका किया, जिसमें उन्होंने प्रवासी साहित्य को नॉस्टैल्जिया माने जाने से इनकार किया और बताया कि कैसे वहाँ के लेखक अपनी मनस्थिति के द्वंद्व को बार बार उभारते हैं। तो उनके लेखन की जो विशेषता है, उनकी जो जिजीविषा रही, उनका जो जीवट है, मैं जब भी सुषम बेदी के बारे में सोचती हूँ तो उत्साह से छलछलाती उनकी आँखें याद आती हैं। वो उनके साहित्य में भी थी। उनकी छोटी छोटी कहानियाँ जीवन के उन ब्योरों से भरी पड़ी हैं। उन्होंने खास कहा कि मैं किसी विचारधारावाद या उसके तहत नहीं लिखती हूँ, किसी सोच के भी नहीं लिखती हूँ, बल्कि एक सहज जीवन शैली उनकी कहानियों में हमें दिखाई पड़ती है, जिसमें ख़ास तौर पे उनके पात्रों के जो अंतर्द्वंद्व हैं वो सामने आते हैं, और उनके ब्योरों से एक कहानी की अपनी लय बनती है। उनकी एक कहानी का शीर्षक भी है सड़क की लय। तो ऐसी लय के साथ उन्होंने जीवन को अपने साहित्य में प्रस्तावित किया है। तो ये श्रद्धांजलि हमने प्रस्तुत की सुषम बेदी जी को, और अब उन्मुख होते हैं नंद किशोर नवल जी की ओर। उनका भी साहित्य जगत में इस तरीके से विदा हो जाना, या ये कहें कि साहित्य जगत में न रहना, वाकई में बहुत समय तक लोगों को अखरता और खलता रहेगा। निश्चित तौर पे हिंदी के पाठक के रूप में मैंने उनको बहुत नज़दीक से जाना समझा है। जो पाठ केंद्रित आलोचना है, और एक छात्र को या एक शोधार्थी को पाठ केंद्रित आलोचना की बहुत सख्त ज़रूरत होती है, और उसको अगर किसी ने हिंदी समाज में पूर्ण किया है, वो नंद किशोर नवल जी रहे हैं। इसका कारण हो सकता है कि वो पटना विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर थे, हेड थे, तो उन्होंने उन विद्यार्थियों के ज़रूरतों को महसूस किया, उस अनुसार लिखा, और इसीलिए उनके जो पुस्तकें हैं आलोचना की बहुत जो है महत्वपूर्ण और कह सकते हैं छात्रोपयोगी। और पाठ केंद्रित, मैंने जैसे बोला कि पाठ केंद्रित आलोचना पे नवल जी का योगदान हिंदी समाज कभी चुका नहीं पाएगा, उसको ज़िंदगी भर उसके लिए काम ही आएगा। 2-3 पुस्तकें उनकी ऐसी हैं जिनको मैंने कई बार पढ़ा समझा है, जिसमें निराला और मुक्तिबोध 4 लंबी कविताएं, समकालीन काव्य यात्रा, और जो उनका एक बहुत महत्वपूर्ण काम है जिनके माध्यम से मैं तो छायावाद में अध्ययन ज़्यादा किया हूँ, निराला रचनावली का संपादन उन्होंने किया है जी। तो ये भी उनके जो है दृष्टि को दिखाता है कि कैसे वो काम कर रहे थे। कह सकते हैं कि समकालीन हिंदी कविता के जो आलोचक रहे हैं, उस दौर में छात्रों के काम के लिए क्या चीज़ें ज़्यादा सार्थक, उपयोगी और ज्ञानवर्धक होंगी, इसको नंद जी ने समझा था, और यही काम कसौटी के माध्यम से कर रहे थे। वो कसौटी के 12 अंक जो उन्होंने निकाले हैं वो बहुत ही कह सकते हैं ग्रहणीय तो है ही है, संग्रहीय भी है, उसको इकट्ठा करके रखने की ज़रूरत है। और हम लोगों के दौर में जब मैं PhD का छात्र था तभी वो आया था, हमारे पास सारे अंक हैं, वो उसमें ऐसा कोई भी आलेख नहीं है, कोई भी ऐसे आलोचक या रचनाकार नहीं रही हैं जिनको आप किसी भी रूप में कमतर आंक सकें। ये नंद जी की कह सकते हैं
कि जो संपादकीय दृष्टि है वो भी बहुत ज़बरदस्त रही है। नंदकिशोर नवल जी की रिकॉर्डिंग जो उपलब्ध है हमारे पास, आइए देखते हैं उसका ये महत्वपूर्ण भाग। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं हिंदी के प्रख्यात आलोचक डॉक्टर नंदकिशोर नवल की नई पुस्तक तुलसीदास की। तो आइए इस बारे में बातचीत करते हैं डॉक्टर नामवर सिंह जी से। मेरी दृष्टि में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की तुलसीदास वाली पुस्तक के बाद जी सबसे महत्वपूर्ण, उत्कृष्ट और गंभीर पुस्तक नवल जी की है तुलसीदास। अच्छी बात यह है कि इस पुस्तक में तुलसीदास की लगभग 1 दर्जन पुस्तकें हैं और उन 1 दर्जन पुस्तकों में छोटी सी छोटी किताब की भी चर्चा है। सारी 12 किताबों की चर्चा है जी। और जो पुस्तक जितने महत्व की है उसको उतने पृष्ठ उन्होंने दिए हैं। और स्वयं कहा है कि तुलसीदास की ये जो 1 दर्जन पुस्तकें हैं जी। उनमें 3 पुस्तकें ऐसी हैं जो उनके रचनाओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। एक तो रामचरितमानस स्वयं है, रामचरितमानस के बाद विनय पत्रिका है और फिर कवितावली है, जिनका अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था। पुस्तक के आरंभ में नवल जी ने रामचरितमानस की 2 चौपाइयाँ दी हैं। सुगम अगम मृदु मंजु कठोरे, अर्थ अमित अति आखर थोरे। ज्यों मुँह मुकुर मुकुर निज पानी, गहि न जाई अस अद्भुत बानी। ये रामचरितमानस के अयोध्या कांड की, भारत के बारे में वाणी है तुलसीदास की। और इसे बहुत सलीके से स्वयं तुलसीदास के बारे में नवल जी ने यही लागू की है कि और आरंभ में अपने पुस्तक से यही 4 पंक्तियां उन्होंने दी है कि वो सुगम भी है और अगम भी है, मंजु मृदु है और कठोर भी है। जैसे उपमा तुलसीदास ने दी है कि जैसे मुंह आईने में हो और आईना आपके हाथ में हो, फिर भी पकड़ना चाहे उस मुंह को तो नहीं पकड़ सकते हैं। ये भाषा के बारे में है। तो जो भारत की भाषा है उसके बारे में तुलसीदास की भाषा है, ये नवल जी ने दिखाया है। 2 महिला साहित्यकारों के बारे में बात करते हैं, डॉक्टर प्रवेश सक्सेना जी। और ये दोनों साहित्यकार जो हैं संस्कृत क्षेत्र से जुड़ी रहीं। डॉक्टर प्रवेश सक्सेना जी ने वेदों पर काफ़ी काम किया जी। उन्होंने वेद सविता पत्रिका का संपादन भी किया और जो वेदों में समसामयिकता या ये कहें कि प्रासंगिक तत्व हैं उनको काफ़ी उभारा। आप संस्कृत की कवयित्री भी थीं और गेय कविताएं भी आप प्रस्तुत करती रहीं। आप वेदों में राष्ट्रीयता या युवाओं के लिए जो वेद या जो हमारी प्राचीन जो साहित्य निधि है कैसे उपयोगी हो सकती है, इस पर चिंतन मनन और लेखन करती रहीं। तो उन्हें भी हमारी ओर से कृतज्ञ श्रद्धांजलि। डॉक्टर उषा सत्यव्रत शास्त्री जी, आपने संस्कृत नाटकों पर बहुत ही अच्छी पुस्तक लिखी है। एक पुस्तक भी जिसको कहें कि अनेक कलेवर रखती है, यही कहें कि बहुत ही संपन्न पुस्तक है, क्योंकि आज तो इस तरीके से माध्यम हो गए हैं, या वो मैं कह रही थी कि लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत सामग्री हमारे आसपास है या क्लिक पर उपलब्ध है, कितना पढ़ा जाए, कैसे पढ़ा जाए, और ना भी पढ़ा जाए और लगे कि पढ़ लिया है। तो उषा सत्यव्रत शास्त्री जी ने, चूँकि उनसे हमारा काफ़ी मिलना जुलना था, उन्होंने बताया कि किस तरह से उनको इस शोध प्रबंध को लिखने में या सामग्री जुटाने में क्रमबद्ध तरीकों से प्रयास करने पड़े, मेहनत करनी पड़ी। वो जानना भी ये बताता है कि किस तरीके से शोध कार्य पहले किए जाते रहे और आज किस तरीके से जीवन और कार्यों को करना बौद्धिक, यांत्रिक और ये कहें कि तकनीकी संपन्नता के कारण हमारे लिए आसान हो गया है। तो उषा जी की एक पुस्तक अभी प्रकाशनाधीन भी है, ये हमें उनके साहित्यकार पति प्रोफेसर सत्यव्रत शास्त्री जी से ज्ञात हुआ।
तो इनको याद करते हुए भी हम बहुत ही भावुक हैं, बहुत ही विनम्र श्रद्धांजलि इन्हें समर्पित करते हैं। आपने संभवतः पढ़ा होगा या जाना होगा डॉक्टर नंदलाल मेहता जी के बारे में। जी जरूर, परिचय तो है। हाँ, आप गुरुग्राम से थे और आपने अपना जीवन लेखन, पठन, पाठन, शोध, मार्गदर्शन इन्हीं सब में बिताया। आप आध्यात्मिक तौर पर भी लिखते रहे, आलोचना, संपादन, लेखन, मौलिक लेखन इत्यादि सबसे जुड़े रहे। आइए इन्हें भी हम श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं। कपिला वात्स्यायन जी का नाम अगर हम लें तो उन्होंने भारतीय संस्कृति या संस्कृति के जो मूल तत्व हैं या किसी भी राष्ट्र को संपन्न बनाने वाले जो तत्व हैं उन पर काफ़ी चिंतन, मनन, लेखन और मार्गदर्शन किया है जी। और ऐसी संस्थानों और जगत से वो जुड़ी रहीं और बड़ी ललक से अन्य भाषा के साहित्यकारों से भी वो मिलती थी। बल्कि हम जैसे जो उनकी तुलना में काफ़ी युवा लोगों से, या उनके सामने तो हम बच्चे ही थे या बच्चे ही हैं, उनसे इस ललक भाव से मिलती थी कि जैसे ये वो पीढ़ी है जो इस विरासत को या इस संपदा को आगे तक पहुंचाएगी, आगे तक ले जाएगी। तो ये भाव भी कम नहीं होता और इस तरह लोगों को प्रोत्साहित करना भी बहुत आवश्यक होता है। इसी कड़ी में कपिला जी के साथ साथ एक नाम और है, डॉक्टर हरिकृष्ण कौल जी का, जो कई हिंदी की संस्थाओं से जुड़े रहे हैं और ऐसे कई कार्यक्रम वो आयोजित करते रहे जिसमें हिंदी और अन्य भाषाओं के साहित्यकार भी, जिसको कहते हैं प्रामुख्य न भजते, यानी प्रमुखता से जुड़े रहते हैं। तो ऐसे लोगों को आपने जोड़ा, मंच दिया, उनको अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम प्रदान किया, उनको अपने जो ये तकनीकों के माध्यम से या तकनीक संपन्न मीडिया के माध्यम से काफ़ी दूर तक पहुंचाया। ये योगदान भी महत्वपूर्ण है। हम उन्हें भी अपनी विनम्र और ये श्रद्धांजलि, साहित्यिक श्रद्धांजलि प्रस्तुत करते हैं। सुधीर प्रताप जी, इस बीच आप देखें कि उर्दू के बहुत बड़े लेखक शमसुर रहमान फारूकी जी का भी निधन हो गया। उनके साहित्यिक अवदान पर भी चर्चा करते हुए उन्हें ये भावांजलि, श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं। आइए चलते हैं मदन कश्यप जी के पास। शमसुर रहमान फारूकी का जाना सिर्फ उर्दू साहित्य के लिए नहीं, भारतीय साहित्य के लिए और हिंदी के लिए भी एक बहुत दुखद घटना है। अब जैसा कि लोग कहते भी और मैंने भी कहा कि वो उर्दू के टी.एस. एलियट कहा जाता था उन्होंने, और उन्होंने उर्दू साहित्य का इतिहास, प्रारंभिक इतिहास जो लिखा है उसमें सिर्फ उर्दू ही नहीं, रेख्ता के ज़माने से लेकर अमीर खुसरो के ज़माने से लेकर अब तक के उर्दू साहित्य के बारे में भी नहीं जानते हैं, बल्कि उसके माध्यम से पिछले 1000 वर्षों के भारतीय समाज को, भारतीय सांस्कृतिक चिंतन को और भारतीय समाज की वैचारिकी को समझने में एक बड़ी भूमिका रही है उनकी। इस दृष्टि से देखा जाना चाहिए, उनके साहित्य को देखा भी जाता है। और मैं सोचती हूँ कि लगभग इस वर्ष दिवंगत हुए हमने लगभग सभी मुख्य साहित्यकारों को श्रद्धांजलि प्रस्तुत की, और हमारे अन्य भाषाओं के साहित्यकार जो नहीं रहे और बहुत से ऐसे जो हैं जो अवान्तर मीडिया से जुड़े रहे, जो साहित्य के काफ़ी प्राणवान हिस्से हैं, जिनमें मैं कहूँगी कि निर्देशक हैं, अभिनेता अभिनेत्रियाँ हैं, संगीतकार हैं, गीतकार हैं, वो नाम भी हृदय के बहुत करीब हैं। हम उन सबको भी अपनी ये भावांजलि अर्पित करते हैं। आपको इस कार्यक्रम के बारे में अपनी कोई भी राय या टिप्पणी प्रस्तुत करनी है तो आप इस पते पर हमें पत्र भी लिख सकते हैं, और आप ईमेल के माध्यम से भी हमें अपने विचार दे सकते हैं। इसके साथ ही आप सभी से इस कार्यक्रम से अपनी तमाम सृजनात्मक तकनीकी टीम के साथ विदा चाहते हैं। धन्यवाद, कृतज्ञता, अभिवादन, नमस्कार।